यस, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस हम कर रहे हैं और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस हम शुरू करते हैं विद रेट लॉ ओनली। तो पहले हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर इक्वेशंस की। जीरो ऑर्डर इक्वेशन में हम ये जानना चाह रहे हैं, हमें पता चला है कि अगर हमें एक इंस्टेंट पे रेट निकालना हो, इंस्टेंटेनियस रेट का क्या फॉर्मूला है जीवांशु? dr by dt, क्योंकि जब इंस्टेंट में निकालना होता है तो हम डिफरेंशियल लेते हैं, राइट? अब अगर हम एक पॉइंट पे हैं इस ग्राफ में, आई एम एट अ पॉइंट इन दिस, और मैंने एक इंस्टेंट का निकाल लिया। किसका निकाल लिया? इंस्टेंट का। पर मुझे चाहिए इसके बीच में और इसके बीच में, दैट मींस आई वांट इट बिटवीन t इनिशियल एंड t फाइनल। तो इसमें मुझे इंटीग्रेट करके आना पड़ेगा, तभी फिर मैं पूरी है ना लिमिट में निकाल पाऊँ। तो इसके लिए व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम यूजिंग रेट का दो फॉर्मूलास थे, हम उनको यूज करते हैं। एक रेट का फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में सीखा था, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है r goes to t, ठीक है? तो रेट का एक फॉर्मूला था -dr/dt और एक इसका रेट लॉ था। एक क्या था इसका? रेट लॉ। और रेट लॉ के अकॉर्डिंग इट इज इक्वल टू k into r की पावर 0। एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 इज 1। तो कह रहे हैं इससे dr is equal to माइनस उधर ले जाओ, तो इट बिकम्स -k dt, ठीक है? इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं, if I integrate both sides, if I say integrating both sides, सर r नॉट कौन गया? r नॉट नहीं, r 0 था, r to power 0, integrating both sides, तो what do I get? dr का इंटीग्रेशन क्या है? r, ठीक है? तो इंटीग्रेशन ऑफ dr is equal to k बाहर होते हैं dt, ठीक है? तो इस केस में आई गेट r is equal to kt plus I, इंटीग्रेशन कांस्टेंट r is equal to minus kt plus I, 1 नहीं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट I, ठीक है? अच्छा, अब I को निकालने के लिए आई पुट एट टाइम t equal to 0, तो r equal to I, integration constant. So putting this in 1, I get r is equal to, ये r नॉट होगा at time t equal to 0, फाइनल जो कंसंट्रेशन है it is equal to the initial concentration r नॉट, ठीक है? तो इंटीग्रेशन, तो r is equal to माइनस kT प्लस r नॉट, ठीक है? और आई कैन पुट इट एज k इज इक्वल टू r नॉट बाय r, i नॉट माइनस r बाय t, r नॉट माइनस r बाय t। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है, इस पे हम चलेंगे। Yes. तो इसकी क्वेश्चन हम जस्ट अभी करेंगे, पर फर्स्ट ऑर्डर का भी निकाल के देख लेते हैं या फिर इसकी ग्राफ देख लेते हैं। अगर इस इक्वेशन को हम ध्यान से देखें, ये दिखाओ, आज किसका नेक्स्ट के डिस्ट्रिक्ट का, हाँ इवनिंग में, हाँ बनाइए सबने। अच्छा, इसको इक्वल इस इक्वेशन को यूज करके लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाओ। लीनियर इक्वेशन की इक्वेशन से इक्वेट करो इसे। इसी इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूं,
करूँ आगे बढ़ूँ? इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूँ, जो अभी हमने निकाली, that is equal to r is equal to minus kt plus r naught, right? So it is equal to y is equal to mx plus c, where m is the slope. तो यहाँ पे slope is minus c. Negative slope है, that means ग्राफ नीचे जाएगा. लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ये हमारा हो गया r naught. तो ये कंसिडरेशन हो गई y एक्सिस पे. यहाँ पे क्या आ गया? टाइम, है ना? तो यहाँ पे जो स्लोप है इस ग्राफ में इज इक्वल टू माइनस रेट कॉस्ट. ठीक है, कुछ ग्राफ हमने पहले बनाए थे, वो थे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ही थे, राइट? और उसमें जो स्लोप था वो रेट के इक्वल था. वो क्या था? स्लोप वाज इक्वल टू रेट. वो वाला ग्राफ और इस वाले ग्राफ में क्या फर्क है? ठीक है, तो उस केस में हाँ, उसमें हमने जज कर रहे थे, याद है पिछली बार किया था. एक ग्राफ था जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम था, राइट? और एक कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ का रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी लिखे थे ऐसे. ठीक है, और इसमें भी हमारा जो स्लोप आ रहा था दैट वाज रेट. ठीक है, पर अगर हम उसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में ले, यहाँ पे हमने स्पेसिफाई नहीं किया था, हम प्रोडक्ट के में भी लेते थे तो प्रोडक्ट वाला इंक्रीजिंग में आता था और रिएक्टेंट वाले में डिक्रीजिंग में आता था. पर यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम लेते हैं और वो गिवन हो कि वो कैसी है, जीरो ऑर्डर. कौन सा? जब वो क्या हो, जीरो ऑर्डर, तभी ये वाला ग्राफ है. फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ थोड़ा सा अलग आएगा, वो भी हम देखेंगे कैसे अलग आएगा. पर पॉइंट इज दिस कि ये ग्राफ और वो ग्राफ अलग है. इस ग्राफ में हमें पता था कि वो रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर है, और उसमें हम एक जनरल किसी भी एक रिएक्शन का ले रहे थे जिसमें कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की यूजुअली कम ही होती है, इवन इफ इट इज फर्स्ट ऑर्डर और इट इज जीरो ऑर्डर. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ये इक्वेशंस को हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिराइव करें, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करके दिखाएं. तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर में बात करें तो रेट r इज इक्वल टू, अच्छा फिर से रेट को हम रखेंगे माइनस डी आर बाय डी टी इज इक्वल टू रेट लॉ के अकॉर्डिंग इट विल बी इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर है तो r की पावर 1. ठीक है, फिर इसको इक्वेट करते हैं और r वाली टर्म एक साइड ले लेते हैं, डी आर बाय r is equal to k dt. ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड्स को, तो इंटीग्रेशन ऑफ dr by dt is equal to minus k dt. अच्छा, इंटीग्रेशन करते वक्त अब एक फॉर्मूला में याद रखना है यहाँ पे क्या, हाँ, dx by x का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज इक्वल टू ln x, और ln x को log x बनाने के लिए we need to multiply it by 2.303 log x. ठीक है, और इस तरीके से अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, I get dr by dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो I get ln r, क्या मिलेगा, ln r, है ना? ln r is equal to minus kt plus इंटीग्रेशन कांस्टेंट r. और सर वहाँ r की जगह dt कैसे आ गया? यहाँ पे आ गया, और dr by dr की इंटीग्रेशन किया है, dx by x की इंटीग्रेशन किया है, तो इट बिकम ln x ln r. ठीक है, एट टाइम t इक्वल टू 0 r is equal to initial concentration that is r naught, r is equal to r naught, so I can put it as ln r is equal to
फिजिक्स की क्लास तो ln r नॉट इज इक्वल टू, उसमें पुट किया, टाइम को 0 रखा तो k वाला सारा हट गया तो i बन गया। देखो अगर मैं इसमें टाइम को 0 रख दूं और ln r को r नॉट रख दूं तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू ln r नॉट। इसको पुट कर देते हैं इसमें, तो इक्वेशन बन जाएगी ln r इज इक्वल टू माइनस kt। इधर आ जाओ, कलर चेंज करूंगा ना, बैकग्राउंड कलर नहीं, बैकग्राउंड कलर पेन ऐसे लिख लो सर, बढ़िया रहेगा। कैसे माइन ln r इज इक्वल टू माइनस kt प्लस ln r। तो अब अगर मैं इसको चेंज करूं उसी फॉर्म में, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर वैसे आ जाता है ln r नॉट पिछली बार वाले जीरो ऑर्डर की तरह माइनस ln r बाय t। ठीक है, और अगर हम इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करें, इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करें तो ये बन रहा है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो इसको इक्वेशन को देखते हुए हम ग्राफ बना सकते हैं। इस बार फर्स्ट ऑर्डर के केस में यहाँ पे ln r रहेगा, ln r वर्सेस टाइम, और इसमें इंटरसेप्ट क्या होगा ln r, और स्लोप क्योंकि अगेन नेगेटिव है तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस ऑफ, स्लोप है माइनस ऑफ माइनस के, है ना। तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा और में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसको लिख सकता हूँ के टी इधर चला जाए और के को रख लेते हैं, के इज इक्वल टू 1/t बाहर कर दिया, ये log a माइनस log b क्या होता है, log a बाय b, और log को 2.303 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा log ऑफ r नॉट बाय r। तो ये वाला हम न्यूमेरिकल में यूज करते हैं, पर ग्राफ इससे बनाए और जीरो ऑर्डर से सिमिलैरिटी तो नहीं इससे पता चल जाएगा, है ना। ग्राफ हमने ऊपर वाले से बनाया, बीच वाले से तुम देख सकते हो कैसे ये जीरो ऑर्डर से डिफरेंट है। जीरो ऑर्डर में डिफरेंस क्या था, बस यहाँ पे r नॉट माइनस r, यहाँ पे क्या है ln r नॉट माइनस ln r। पर फाइनल जो फॉर्मूला यूज करेंगे न्यूमेरिकल में वो ये सर 2.303 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ln को log बनाने के लिए, log नेचुरल को log बनाने के लिए we need to multiply by। ठीक है, यहाँ तक बेसिक्स क्लियर है। अब क्वेश्चन पे चल सकते हैं एनसीईआरटी। यस और नो एवरीवन ऑनलाइन? यस, जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला सही है, k इक्वल टू r नॉट माइनस r बाय t, ये जीरो ऑर्डर। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। ये ग्राफ और उसको इधर समझाता हूँ पहले। चलिए क्वेश्चन करो, एग्जांपल 4.5 जल्दी से करें। आज फिजिक्स की है, फिजिक्स की क्लास है क्या आज? सही है, पूछना वाला था आपसे। एक काम करो, मुझे चैप्टर्स बताना फिजिक्स जो जो आ गया, बताओ किस सीरीज, डेट बताओ और टेस्ट बताओ।
सॉल्व द टेस्ट कर दो। एक प्रश्न का नहीं तो अटैच है। एक सेमीकंडक्टर दो गया था, तो देख लिया सबने? कल रे ऑप्टिक्स का है। रे ऑप्टिक्स का है। मुझे बताओ, चैप्टर्स बताओ, मैं बताता हूँ कुछ। एटम्स एंड न्यूक्लियाई और डुअल नेचर, डुअल नेचर, रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव ऑप्टिक्स, ईएम वेव्स और सेमीकंडक्टर। ईएम वेव्स, चलिए ये पूछे हुए एटम, न्यूक्लियर, डुअल नेचर, रे, वेव, ईएमडब्ल्यू और सेमीकंडक्टर और ये एटम और न्यूक्लियर एटम और न्यूक्लियर। ठीक है, तो डेट बताओ अभी कौन सा चल रहा है रिवीजन में? रे चल रहा है और कल टेस्ट देना था रे का, तो कल सारे दे देंगे टेस्ट। 20 तारीख है रे ऑप्टिक्स, ठीक है, तो 20 तारीख को हो गया रे ऑप्टिक्स। उसके बाद कौन सा दोगे मुझे बताओ, 2 दिन बाद। ईएम वेव या डुअल, क्या दोगे? डुअल सर, ईएम वेव छोटा सा है वो हो गया है तभी हो गया है। तो डुअल नेचर का दोगे 22 को, ठीक है, लिख लो। और फिर उसके बाद अगला कौन सा दोगे? 24 को ईएम वेव दे दोगे, ठीक है, 22, 24। फिर बचा एटम, न्यूक्लियर में से कौन सा दोगे फिर? एटम। चलो मैं ही दे देता हूँ, तुम तो ऐसे ही। सर लॉग 6.2 क्या होता है? लॉग 6.2 तो 20 को रे ऑप्टिक्स, 22 को डुअल नेचर, 24 को ईएम वेव, 24 के बाद फिर देखो वेव ऑप्टिक्स तब तक हो जाएगा हमारा। वेव ऑप्टिक्स 28 को न्यूक्लियर, पेपर कब है तुम्हारा? पहला तो वही है ना, केमिस्ट्री। 30 अप्रैल, 30 को खत्म हो जाएगा है तुम्हारी एक चैप्टर वाइज मैटर। सर आर नॉट इनिशियल होता है, फाइनल होता है? इनिशियल। 1 तारीख को तुम्हारा फुल फिजिक्स का टेस्ट लेंगे, फिर तुम केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करो, ठीक है, समझ आ गई बात? तो सब दिन देना है 20, 22, 24, 26, 28, 30 और एक को फुल टेक्स्ट है फिजिक्स का, ठीक है। फिर उसके बाद तुम केमिस्ट्री पढ़ोगे, फिर फिजिक्स का दोबारा टेस्ट लेंगे। ये मैं भेज रहा हूँ ग्रुप पे, ग्रुप है ना तुम्हारा? तो एक बार रिपीट कर दो आप क्या के टेस्ट के बारे में। फिजिक्स के टेस्ट की डेट बता रहा था मैं रिदिमा तुम्हें भी सेंड कर रहा हूँ। ये हो गया क्वेश्चन सबका? लॉग 6.2 लॉग 6.2 इधर से देख लो क्या है, यहाँ से पता नहीं चला। मतलब तुम्हारा आंसर लॉग तक से आ गया तो वेल एंड गुड, ठीक है। सर इसको मिनट्स में छोड़ देंगे या फिर सेकंड में? मिनट में छोड़ सकते हो, क्योंकि बुक में सारे ना जो यूनिट में गिवन है उसमें छोड़ रखा है, ऐसा है कंडीशन। ये क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं है? एक दो फर्स्ट ऑर्डर के और करो, जिससे पहले कि मैं गैस फेज कराऊं। गैस फेज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो गैस फेज के अलावा गाइड से ऐसी क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस स्टार्ट विद फोर 4.2 हमने कर लिया था, 4.3 करो, 4.3 पहले 4.3 करो जल्दी से। फिजिक्स की मैंने वो भेज दिया तुम्हें डेट्स, ठीक है, उस डेट के हिसाब से चैप्टर वाइज टेस्ट देना है और 1 तारीख को फुल देना है, ठीक है। 4.3
Decomposition of NH3 on platinum surface is a zero order reaction. ठीक है, zero order है तो क्या हो गया? तो हमें पता चलेगा फॉर्मूला क्या. What are the rates of production of N2 and H2 if K is written? चलो करके देखते हैं. किसी ने किया सॉल्व? अभी आपने बताया था. हो जाता है इतने. N2 के लिए हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा K के लिए N2 के लिए. हाँ. K is equal to zero order के लिए फॉर्मूला क्या है? R naught minus R by D. उससे फर्क करना है. इससे नहीं होगा. What are the rates of production of N2? रेट लॉस से कंटिन्यूस. Rate loss. So rate is equal to K by decomposition NH3 का है NH3 0. हाँ बोलो. हाँ हाँ क्लास है. अच्छा 2.5 into 10 raised to power minus 4 मोल पर मोल पर लीटर. अच्छा रेट है. रेट की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकंड, है ना. तो रेट आ गया. अब वो कह रहे हैं कि इस रिएक्शन में बताओ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 and H2. तो मुझे बताओ अगर इसका रेट हमारे पास ये है तो मुझे बताओ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 कितना होगा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2 कितना होगा? 1 into रेट कितना होगा? 1 into 2. हाँ, रेट के बराबर ही आएगा. और व्हाट विल बी द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2? क्योंकि एक बार रिएक्शन होने पे ये 3 बार बनता है, तो जितना रेट रिएक्शन का होगा उससे 3 गुना रेट किसका होगा? H2 के बनने का. तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 is equal to 3 times of rate. तो जो तुम्हारा रेट आया बस उससे मल्टीप्लाई कर दोगे. रेट भी आ गया तो दिस विल बी 2.5 into 10 raised to minus 4 और नीचे वाला क्या होगा? 3 into 2.5 that is 7.5 into 10 to the power minus 4. सिंपल क्वेश्चन. समझ आया ये? यस. बढ़े नेक्स्ट में. सर NH3 का ऑर्डर 0 पे करना. क्योंकि गिवन दैट इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. ये सारे कर सकते हैं वैसे. अच्छा 4.6 जल्दी से करते हैं. अगर मैं बोलूं सेकंड ऑर्डर है, रिएक्टेंट को डबल किया तो रिएक्शन का रेट 4 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि 2 की पावर 2 सेकंड ऑर्डर है. तो हाफ किया तो 1/4 हो जाएगा. ये बात तो दोनों क्लियर है. 4.6 डन. नेक्स्ट टेम्परेचर वाला इफेक्ट हमारा डिलीटेड है. अच्छा ये वाला करते हैं. इन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. जब भी क्वेश्चन में गिवन हो सूडो फर्स्ट ऑर्डर तो उसको सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर की तरह करना है. किसकी तरह करना है? फर्स्ट ऑर्डर की तरह. तो फर्स्ट ऑर्डर का तुम बनाओ. रेट कांस्टेंट तुम्हारे पास देखो. अब तुम्हारे पास फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला पता है. और तो फिर टाइम गिवन है. टाइम 30 to 60 के बीच में टाइम लिमिट कितना हो गया? 30 सेकेंड. और ये हो गई R0. ये क्या होगी? R0 और ये क्या हो गया? R. तो तुम इसमें फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगा दो. K is equal to एवरेज रेट बिटवीन. अच्छा इसमें तुम वही सिंपल भी लगा सकते हो. रेट इज इक्वल टू R0 माइनस R by D रख सकते हैं क्या? नहीं, K भी गिवन ना, कांस्टेंट गिवन है. K भी गिवन ये जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन सोचा कि इसमें तो मैं सीधा डेल्टा I by डेल्टा T कर देंगे. हाँ वही सोच रहा हूँ. तो रेट इज इक्वल टू डेल्टा R इनिशियल रिएक्टेंट R1 माइनस R2 बाय T2 माइनस D1. R2 माइनस R1 बाय T2 माइनस D1 और आगे क्या लगेगा? माइनस. ठीक है. तो ये करो, इसको सॉल्व करो. क्या आता है? चेक करो आंसर सही आते हैं. सर R0 minus R by T वाला क्यों लगेगा? क्योंकि हमें K नहीं गिवन ना.
है ना, रेट कांस्टेंट गिवन होना चाहिए था उसके लिए। और आगे माइनस क्यों लगा है कि रिएक्टेंट के केस में माइनस लगता है, प्रोडक्ट में नहीं लगता। देखो तुमने लास्ट क्लास में फॉर्मूले पढ़े थे ना, रेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा आर बाय डेल्टा टी एवरेज, वो वाला फॉर्मूला लगा क्योंकि हमें के नहीं गिवन है तो इसीलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगा के देखो आंसर सही आता है या नहीं। आगे आंसर इसका रेट कांस्टेंट नेगेटिव में होना क्योंकि इसका रेट कम होता जा रहा है जैसे टाइम बढ़ रहा है। क्या बोल रहा है? रेट कांस्टेंट नेगेटिव में हो सकता है ना? नहीं, एक क्या है आंसर? सही है 0.046 पीसी के 0.0004 कौन सा है? 0.046 आया ना? हाँ ठीक है 2.6 ठीक है। यस एवरीवन क्लियर है क्वेश्चन? अरिजीत, रिदिमा, प्रिया? यस सर हो गया। ठीक है नेक्स्ट अब आते हैं 4.9 पे। वो कह रहा है अ फर्स्ट ऑर्डर अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकंड ऑर्डर इन बी, तो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1 और बी की पावर 2, राइट। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन यही होता है, यहां पे लिखिए। और कह रहे हैं हाउ इज रेट अफेक्टेड इफ b is increased 3 times, तो तुम इसमें क्या करोगे? तुम लिखोगे रेट डैश, ठीक है, जब आंसर में लिखते हो तो इसको तुम कर दोगे k a to the power 1 ही है और 3b to the power 2, मतलब मैं बता रहा हूँ वो तो आंसर तो बदल गया 9 टाइम्स है, पर उसको करके कैसे दिखाओगे ताकि नंबर ना कटे। तो उसके बाद ये जो 9 है इसको बाहर ले जाओ, तो 9 is equal to 9k a1 into b की पावर 2, और ये तुमने बोला था ये क्या है? ये रेट था पुराने वाला, ये हो गया 9 टाइम्स ऑफ दी ओरिजिनल रेट। ऐसे करके दिखाओगे पेपर में, जल्दी से नोट कर लो ये, और 4.9 हो जाएगा। आगे बढ़ सकते हैं 4.10 पे। ये बैक एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ, सॉल्व तुम कर रहे हो हैं? मैं ही कर रहा हूँ ना। हाँ चल वेरी गुड, सही जवाब अभी कर रहे हैं। कर रहे हो? यस बिटा दूं? खुद कर रहे हैं। 4.10 in the given reaction A and B, initial rate was measured for different constant concentration A and B. What is the order with respect to A and B? अच्छा इसको वैसे ओरली करने का तरीका है और एक सब्जेक्टिवली करने का तरीका है। वो कह रहा है इसके अंदर तुम्हें जो डेटा गिवन है उससे बताना है कि रेट लॉ क्या है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करें? थोड़ा 2 मिनट तुम लोगे, दिमाग लोगे, करके दिखाओगे मुझे? यस तो कह रहे हैं रिंग रिएक्शन ए एंड बी, ए और डी का रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज लिखते हैं। देखो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में ए और 1 और 2 में ए की कंसंट्रेशन सेम है, पर इसकी 1/3 हो रही है, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है? 1/3, पर रेट पे कोई फर्क आया ही नहीं। दैट मींस रेट इज 0 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू
बी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बी 1/3 हो जाए पर रेट क्या रहता है सेम। ऐसा तभी हो सकता है जब वो जीरो ऑर्डर हो। ये वाली बात समझ में आई? नहीं देखो रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर x और b टू द पावर y। हमें ये x और y बताने हैं, ठीक है। अब देखो ये दो एक्सपेरिमेंट 1 और 2 देखो, एक्सपेरिमेंट 1 और 2 में b की कंसंट्रेशन को 1/3 किया और रेट क्यों क्या हुआ, रेट सेम रहा, ठीक है। और अगर रेट सेम रहा तो दैट मींस रेट को b से फर्क नहीं पड़ता, और रेट को b से कब फर्क नहीं पड़ेगा, अगर 1 होता तो वो लीनियर हो जाता, अगर 2 होता तब भी वो फर्क पड़ता, और अगर कुछ भी हो तो उससे फर्क पड़ेगा एक्सेप्ट फॉर 0। 0 होगा तो रेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा b से, दैट मींस रेट इज जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b। ये वाली बात समझ में आई? अच्छा अब a का देखते हैं। a का तब देखेंगे जब कोई दो चीजें कांस्टेंट हो, पर यहाँ पे तो कोई भी कांस्टेंट नहीं है b का, पर b से फर्क ही क्या पड़ता है, b तो जीरो ऑर्डर है, b क्या है जीरो ऑर्डर, तो यानी कि सारे कांस्टेंट है, ये मान सकते हैं इसको, चाहे गिवन भी नहीं है कांस्टेंट तब भी कांस्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ देखूं, यहाँ से 2 से ये डबल किया गया तो रेट का क्या हुआ, इसको ये इसका डबल है क्या है या 4 टाइम्स है, 4 5 50 4 भी नहीं है, क्या है 5.07 को 1.43 से डिवाइड करके कुछ आता है, देखो 50 पॉइंट नहीं 143 को डिवाइड करना 57.7 से कुछ है 3.5 नहीं आ रहा है ना। तो हम इसको अब सब्जेक्टिवली करते हैं। देखो ये तो मैं ओरली करने की कोशिश कर रहा था पर ऐसे नहीं हो रहा है वाला, तो हमें इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले तो हम b को एलिमिनेट कैसे करते हैं, हम बोलते हैं इन एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 2, इन एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2, ठीक है, b से रेट 1 by rate 2 is equal to k a to the power x b to the power y, k a to the power x और b to the power y, पर इसमें वैल्यूज डालनी जरूरी थी। तो यानी कि यहाँ पर इनिशियल इस वाले केस में क्या थी, a की वैल्यू 0.20 to the power x है ना, और k into 0.20 to the power x और 0.30 to the power y और 0.10 to the power y। इसमें से k और k कट गया था तो 0.20x और 0.20x कट, ठीक है। जैसे इसको 3 और इसको 1 लेना, ये 1 था रेट 1 नहीं 3 था, ठीक है। अच्छा तो इज इक्वल टू 3/1 और होल की पावर y, ठीक है। और रेट 1 बाय रेट 2 कितना गिवन था, इट वाज गिवन 5.07 into 10 raised to minus 5 divided by 5.07 into 10 to the power minus 5। ये भी पूरा कट के क्या हो गया था 1, तो 3 to the power y is equal to 1, तो y is equal to 0। Anything raised to power 0 is 1, ये नोट कर लिया सबने। अब रेट अब हम निकालना चाह रहे हैं, जल्दी से इसे करो, मतलब पेपर में कैसे करोगे, इसे करो जल्दी करो। अश्मीत इज दिस क्लियर, नंदिनी यहाँ तक क्या बोला लास्ट वाला, सर हमने y को वैल्यू बताना है 0। हाँ पर उसको करके कैसे दिखाओगे, पता तो था तुम सीधा लिखोगे 0, ये सॉल्व करके दिखाओगे। श्रीनाथ आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, खुशी देखो ये वाली बात यहाँ से समझ आ गया ना, 3 to the power ये कट गया, ये भी कट गया, ये रेट डाल के तो 3 to the power y is equal to 1, anything raised to power 0 is 1, तो y is 0।
अब आते हैं x पे, ठीक है। तो हम कोई भी दो ले रहे हैं, अब इसको और इसको ले रहे हैं, ठीक है। तो हम रेट ले रहे हैं 3/2 लूँ या 2/3? 3/2। रेट 3 बाय रेट 3 कितना है पहले वही डाल देता हूँ, 1.43 इंटू 10 टू द पावर माइनस अपॉन कितना है 5.07, रेट 2 है 10 टू द पावर माइनस, इसको डिवाइड कर दो। अरे इसको अगर मैं पावर 4 10 टू द पावर माइनस 4 बना लूँ तो ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 1.43 1.507, या फिर हम बोले 1430 डिवाइड बाय 507। तो रेट 3 बाय रेट 2 कितना आ रहा है, डिवाइड करके बताओ। 3.5, ठीक है। तो 3.5 कैसे आएगा, 500 का 3 गुना तो 1500 2.67 आना है। कितना 2.8 आएगा, एक डिजिट और बता दे फिर। 2.82 2.8। अच्छा So the position हमने रेट 3 by रेट 2 के पर हमने रेट 2 by रेट 3 लिखा। वैसे क्योंकि मुझे वैल्यू न्यूमरेटर पर अच्छा लगता है जब बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तुम्हें अगर अदरवाइज कंफर्टेबल है तो वैसे भी कर सकते हो। मतलब मैंने न्यूमरेटर को बड़ा रखने के लिए उसको रेट 3/2 किया, 2/3 करते तो 1/2.2 आता, थोड़ा सा वैल्यू अच्छी लगती है। अच्छा अब अगर हम बात करें रेट 3 बाय रेट 2 इज इक्वल टू 2.82, तो कहना है इसे 2.82 रेट लॉ में अगर मैं इसके के ए डालूं तो इट विल बी के रेट 3 का कितना है 0.40 टू द पावर x डिवाइडेड बाय के 0.20 टू द पावर x, है ना। अच्छा इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे तुम y भी लिखोगे पर उसके ऊपर 0 डाल देना, क्या आएगा ये 0.05 बाय 0 और 0.10 बाय 0, है ना। तो 0 वाला कट गया, ये भी कट गया, 1 होता है दोनों, ठीक है। k और k भी कट गए, ठीक है। अच्छा अब बचेगा क्या, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2.8। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, लॉग। हम बोलेंगे 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2.82, तो बोलेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। अच्छा टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये बन जाएगा 2 log x log 2, ये बन जाएगा x log 2 इज इक्वल टू 2.82। इसका भी तो हमें लॉग होगा, x log 2.82 बोथ साइड। हाँ log 2.8 log 2.8, ठीक है। और log 2.82 कितना गिवन होगा वो चेक करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू log 2.82 कितना है, ठीक है। 0.4, ठीक है। तो log 2.82 आया 0.045, और log 2 तो हमें पता है x इज इक्वल टू 0.3010 इज इक्वल टू 0.45, तो x इज इक्वल टू 0.45 बाय 0.30, दैट इज 45/30 और 3/2 ना, 3/2, तो ऑर्डर आ गया 3/2 1.4। आप बोलिए। तो जो रूट 3 by रूट 2 करें, जो भी सॉल्व करें उसको हम सीधा ही रख सकते हैं सेकंड इक्वेशन। क्या 2.82 जो हमने सॉल्व किया है, या ये वाला पार्ट, यस इसको सीधा कैसे करते हैं, e की पावर में बनाते हैं, क्या बना। नो सर, वैसे देखिए जो हमने 2.82 निकाला है उससे हम सीधा k वाली जो इक्वेशन बना रही है उसमें दोनों वैल्यूज रख देते हैं 1.43 और 5.2। मतलब ये 2 टू द पावर x को 2.82 था, इससे क्या करोगे अब तुम आगे, मैं समझा नहीं।
नो सर, जैसे जो यहाँ आपने तक क्वेश्चन सॉल्व करा उसमें सेकंड स्टेप है, उसमें आपने लिखे d3/d2। हाँ तो उसमें हमें 0.43 to 10 की पावर -4 और by 5.67 है। तो इसको ही सीधा k वाली इक्वेशन में नहीं रख सकते, हमने पहले 2.8 को निकाल दिया। k वाली इक्वेशन यानी k = 2.303 by t log, इससे क्या आएगा? नो सर, नेक्स्ट वाली इक्वेशन जो k 0.4 to the power x1। ये वो मुझे करके भेजो, मुझे समझ नहीं आ रहा। आंसर सेम आ रहा है इससे? यस सर, सेम है। देखो कौन सा इक्वेशन दिया है, मैं देखता हूँ, मुझे भेजना कॉपी। यस सर, मैं बस ये कह रही हूँ कि जो आपने 2.82 वैल्यू निकाली है ना, हाँ उसको आपने 1.43 by 5.07 को डिवाइड करके निकाले, तो पहले डिवाइड करने के बजाय वो दोनों वैल्यू चौथी वाली इक्वेशन में ये जो आपने लिखी है उसको भी तो लगा सकते हैं। मेरे दिमाग सब मैं भेज देती हूँ। हाँ, मुझे भेज दो, मेरा दिमाग चल नहीं रहा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, तो ये वाला तरीका समझ आया है? यस। ठीक है, एक बार मैं रिद्धिमा का देख लेता हूँ, अगर वो ज़्यादा इजी है तो उससे कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करो 4.11 4.12 खुद करेंगे। अभी हमारा हाफ टाइम बचा है ना, जल्दी करें, फिर हाफ लाइन करना है, फिर कल से ऑर्गेनिक। करें जल्दी से, कोई भी दो एक्सपेरिमेंट लेके, जैसे अभी किया था काट के सब्जेक्टिव की तरह करके दिखाया मुझे, ऑब्जेक्टिवली तो सब कर सकते हैं। नहीं आ रहा समझ तो मुझे बुला लो मेरे। पहले कौन से एक्सपेरिमेंट ले रहे हो? 3 और 2। पहले एक्सपेरिमेंट ले लो 3 और 2 ना, ठीक है। तो इसके अंदर रेट लॉ लगाओगे तो आएगा 7 या पहले मैं 3/2 ले लूंगा, तो 2.88 या 28.8 this divide by this, right? 28.8 divide by 7.2 into 10 to the power -1, इसको भी बना दिया, is equal to 0.3 to the power x, 0.3 to the power x, ठीक है, और 0.4/2 to the power y। क्या है रेट करो? ये तो हो रहा है, तो 2 की पावर y = 4। 2 की पावर तो 4 को लिखिए 2 की पावर, क्योंकि हमने रेट लॉ में ये समझा है कि रेट इज इक्वल टू, पहले लिखेंगे रेट इज इक्वल टू k इंटू a की पावर x b की पावर, तो इसीलिए ये b की पावर y बनेगी और इसकी पावर x बनेगी। इसको सपोज डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, तो ये आता 1/4, कितना आता 1/4, है ना। तो ये तो कट जाता 0.3 टू पावर x, और इधर क्या बचता 1/2 की पावर y इज इक्वल टू 1/4, तो 2 इज इक्वल x इज इक्वल टू 2।
सेकेंड ऑर्डर आता है। हाँ y is given, ठीक है। और या अगर हम x को फॉलो करें तो x के लिए you will take 1 and 4 ले लें। तो 1 and 4 में you can take 0.1 divided by 1/4 और ये होता टू द पावर x और ये होता टू द पावर y और ये होता 6/24 होता डिवाइड करके, ये भी कितना आता 1/4, ठीक है। अब इसके अंदर हम बात करें ये और ये तो कट गया, 1/4 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/4, तो x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ऐसे करके सॉल्व हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन तो और भी इजी है, 4.12 में ब्लैंक्स फिल करके बताना है बस। हमें गिवन है इसमें कि जीरो ऑर्डर है, क्या है जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। तो क्वेश्चन ये थोड़ा सा अलग है, बस सिंपल है। हां 11 का 1 और 2 आ रहा है, 11 का 1 और 2, ठीक है। अच्छा ये जल्दी से करें ये वाला क्वेश्चन, फिर हाफ लाइफ करते हैं और आप काइनेटिक्स आज खत्म करके जाएंगे। तो इलेक्ट्रोकेम का टेस्ट दे रहे हो तुम आज शाम को, ठीक है, और काइनेटिक्स का दे रहे हो कल शाम को, टाइम कम है तो 2 चैप्टर हो जाए। मैंने पूरे करा दिए, तुम्हें बस क्वेश्चन दोबारा करके रिवाइज करके देना है टेस्ट, ठीक है। देखो केमिस्ट्री में स्कोर करना तो बहुत इजी है, क्या ही दिक्कत है, एनसीईआरटी करके जानी है इतनी सी। सर 2 हैं, आधी है, एक ही होगी ना, तो एक एनसीईआरटी करने में क्या जा रहा है, जल्दी से करो इसका आंसर, निदांश करके देता है। अच्छा ये क्या है, ए के रिस्पेक्ट में क्या फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर। तो अगर हम देखें और बी के लिए जीरो ऑर्डर है तो बी से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अच्छा यहाँ पे रिएक्शन रेट अगर डबल हुआ तो दैट मींस ए से ही फर्क पड़ना है, तो ये भी डबल हुआ होगा, 0.2 आ गया। अच्छा 4 टाइम्स हो गया, फिर ये कितना टाइम हुआ, ये और ये सेम है तो ये और ये भी सेम होने चाहिए, है ना, समझ आई बात। और वो वाला प्लान ये वाला प्लान 8 हाँ ये इसका 4 टाइम्स हुआ तो ये 8 हो जाएगा, 8 × 10 टू द पावर, क्योंकि 0 से फर्क पड़ ही नहीं रहा, 0 वाले से 1 वाले से 1 जैसे नॉर्मल फर्क पड़ता है वैसे ही पड़ेगा। क्लियर है क्वेश्चंस, हाफ लाइफ पे चलें और ये वाला बता कह रहे रेट लॉ जो है रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1 और बी की पावर 0, ये कह रहे हैं। तो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे रिएक्शन रेट डबल हुआ है तो किसकी वजह से हुआ, ए या बी की वजह से, ए की वजह से, और क्योंकि वो 1 टाइम उस पे फर्क पड़ता है, पावर 1 है, ये डबल होने पे ये भी डबल हुआ होगा, तो 2 का 4 तब हुआ जब 0.1 का 0.2 होगा। अच्छा फिर फोर्थ वाले केस में देखें तो फर्स्ट और फोर्थ केस में बिल्कुल सेम है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ में 1 भी सेम होगा क्योंकि 1 से ही फर्क पड़ता है, ठीक है। और फिर इधर देख रहे हैं कि ये 1 से कितना हो रहा है 4 टाइम्स, तो ये भी 1 से कितना होना चाहिए, तो उसका 4 टाइम्स 8 होना चाहिए। क्लियर है क्वेश्चन आंसर, प्रियांश समझ आ रहा है। चलो नेक्स्ट पे चलें, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ की डेरिवेशन करा रहा हूं, ठीक है। देखो 2 फॉर्मूलाज है हमारे पास, एक जीरो ऑर्डर का, अभी हमने फाइनल फॉर्मूला क्या बनाया है जीरो ऑर्डर का, R0 माइनस R बाय, अच्छा फर्स्ट ऑर्डर गैस रिएक्शन भी रहेगी, R0 माइनस R बाय T, ठीक है। ये हमारा क्या है जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला। अच्छा हाफ लाइफ होता है व्हेन टाइम t हाफ एट t हाफ एट t इक्वल टू t हाफ, जब समय t हाफ होता है तो फाइनल कंसंट्रेशन इज द हाफ ऑफ ओरिजिनल कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ का मतलब होता है वो समय जिसपे इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा बचा हो, माधव, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो ऑर्डर में हमें अगर हाफ लाइफ निकालनी है तो ये k था, ये क्या था k इज इक्वल टू दिस, तो t को अगर मैं इधर ले जाऊं तो t इज इक्वल टू R0 माइनस R बाय k हो जाएगा, हाँ या ना, है ना। अच्छा एट t हाफ पे r क्या पुट करोगे तुम, R0 बाय 2, हाफ लाइफ पे r को क्या पुट करना है, R0 बाय 2, तो t हाफ का फॉर्मूला सिंपल आ गया, t हाफ इज इक्वल टू R0 बाय 2, हाफ लाइफ ऑफ जीरो,
अच्छा इसी तरीके से हाफ लाइफ हम फर्स्ट ऑर्डर की करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए k की वैल्यू क्या थी, कौन बताएगा? तनीषा, फॉर्मूला बताओ। k इज इक्वल टू, अश्मीत बताओ। सो गए बच्चे। आर नॉट बाय, ठीक है। अब एट t को इधर ले जाओ तो t इज इक्वल टू 2.303 बाय k log आर नॉट बाय, ठीक है। तो t हाफ पर क्या होगा? 2.303 बाय k log ऑफ आर नॉट बाय 2 ऊपर चला जाएगा, आर नॉट और आर नॉट कट जाएगा, log 2 बचेगा। log 2 होता है 0.3010, 2.303 बाय k इंटू 0.3010 इज इक्वल टू 0.693 बाय k। ये ठीक है, ठीक है। समझ आएगी दोनों डेरिवेशन? एक बार दोबारा करो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं 99% वाले। 2-3 आज कंप्लीट कर दिया पूरी बैक एक्सरसाइज। जल्दी से करो इसे, दोबारा करो एक बार हाफ लाइन। अश्मीत और तनीषा मुझे 2 बार करके सेंड करो। आ रहा हूं मैं, चेक कर लें। तो रिद्धिमा तुमने भी लॉग तो लिया ही था, उससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ा जो तुम्हारा वही है। 0.6 यस सर, बढ़िया। काम करो, थोड़ा सा वेरिएशन करो, ठीक है। वेरिएशन ये करो, कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर T 75% फॉर 0 ऑर्डर इन फर्स्ट। 50% के लिए क्या निकालना है? T 75%, माने एट T इक्वल टू T 75% कितना कंज्यूम हो चुका होगा रिएक्टेंट? 75% कंज्यूम हो चुका है, 75% रिएक्शन हो चुकी है। एट T इक्वल टू T 7.5, R इज इक्वल टू R नॉट माइनस 75% ऑफ R नॉट। तो फाइनल कंसंट्रेशन इस समय पे क्या होगी? हाँ 0.25 R नॉट या 1/4। अगर 75% कोई चीज क्या हो चुकी है, यूज हो चुकी है, तो उसकी कितनी बची है? 25%, 0.25। ठीक है, अब हमें निकालना है कैलकुलेट T 75% फॉर 0 ऑर्डर इन फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट स्टेप ये होगा, जब समय 75% निकल चुका है तो जो रिएक्टेंट है वो जितना था उसमें से 75% यूज हो चुका है, तो उसका बचा कितना है फाइनली? 0.25
0.25 ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। इसको फॉर्मूले में फिट करो जीरो ऑर्डर के और फर्स्ट ऑर्डर के, और देखो क्या वैल्यू आता है, करके बताओ। log 4 is 2 times of log 2. 2 log 2, 2.6020. हो गया? बना क्या करो ये क्या रखेंगे जैसा है। अच्छा तो हाँ T 75% पर जीरो ऑर्डर आएगा पॉइंट R0 माइनस 0.75 R0 सॉरी 0.25 R0 बाय T by K, it will become 0.75 of R0 by K। ये हो गया जीरो ऑर्डर, समझ आया? हाँ खुशी हाँ फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए इट विल कम, अब बोले K को वैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालते हैं तो T 75% विल बी 2.303 by इधर देखो 2.303 by K log R0 upon 0.7 0.25 R0 R0 से R0 कट और 0.25 1/4 होता है तो 4 ऊपर चला जाएगा तो 2.303 by K log 4, ठीक है। तो दिस विल बिकम log 2 log 4 can be written as 2 log 2 that is 0.6020 है ना।
क्योंकि log 2 हमें पता है, तो ये आ जाएगा 2.303 by k is equal to into 0.60, क्या इसको सॉल्व करेंगे 1.38 by 1.38 by k। तो ये समझ आया, ऐसे कभी भी निकाल सकते हो। अगर रूट 99.9% निकालना है वो भी निकाल लोगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे वो तो भी समझ आया, तो अब क्वेश्चन करते हैं। इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। पहले इसका एक एग्जांपल और एक टेस्ट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एग्जांपल करो। एग्जांपल 4.8, ये इसको होमवर्क में कर लेना। एग्जांपल तो तुम्हें दिख ही जाएगा ना कैसा है, तो तुम ये वाला करो इंडेक्स में। इंडेक्स में था वो कहाँ? ये 4.18 करो। ये तो बहुत बड़ा हो गया, बड़ा हो गया क्वेश्चन करो। फर्स्ट ऑर्डर जैसे अभी सिखाया वैसे ही करना। केमिस्ट्री की बात कौन सा है? फिजिक्स, इंग्लिश वो कब है? 13 और फिजिक्स और फिर उसके बाद मैथ्स 18 है 18 दिन की छुट्टी 18 दिन। 16 देखो अब तुम्हारे 12th के तो पेपर नाम के रह गए, तो अगर तुम चाहो तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्लासेस केमिस्ट्री के बोर्ड के बाद में। अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम CUET वगैरह के लिए टर्म 1 करना चाहोगे तो पहले मैं टर्म 1 कराऊंगा और फीस वही रहेगी जो मंथली तुम दे रहे हो, ठीक है। और अगर JEE के लिए भी तुम्हें करना है 11th भी कराऊंगा, तो तुम्हें उस हिसाब से अगर कंटिन्यू रखना है, क्योंकि 10-10 दिन की 15-15 दिन की गैप है तो उसका कोई पॉइंट नहीं है इतनी छुट्टियों का। तुम उसको यूटिलाइज करोगे तो तुम आगे जाओगे बच्चों से, ठीक है। फीस हम कुछ नहीं बढ़ाएंगे, बट ये बैचेस आगे तक चलते रहेंगे। CUET में 11th का भी आता है? सिर्फ टर्म 1 आएगा, उसमें टर्म 1 और टर्म 2 आएगा। तो पहले मेरा प्लान ये है कि जैसे ये टर्म हमारा एग्जाम होगा बोर्ड का तो टर्म 1 शुरू कर देंगे, तो जब CU2 वाला का हो जाएगा वो CUT वाले जा सकते हैं। फिर 11th का एड ऑन बैच 11th का कराऊंगा मैं केमिस्ट्री, पूरा डिटेल में कराऊंगा। जो तुम डाउट्स बोलोगे वो कर लेंगे सॉल्व, पर तुम्हारी बेनिफिट के लिए मुझे रिजल्ट चाहिए CUET में और JEE में, मेरे को ये चाहिए। तुम चाहे मुझसे जितनी मेहनत करा, पर कंटिन्यू रखोगे तो तुम्हारा एडवांटेज रहेगा, नहीं तो ना ही कोई एडमिशन मिलेगा, क्योंकि बोर्ड के नंबर से इस बार कुछ भी नहीं होने वाला।
तो उस हिसाब से सोच लो। और ये टाइम जो मिला है ना तुम्हें बीच में 10-10 दिन 15-15 दिन की, यही डिफरेंस क्रिएट करेगा। अगर इसमें तुमने सोचा कि भाई सिर्फ मैं चलो मैथ्स पढ़ता हूँ 10-15 दिन, एक चैप्टर एक दिन में करता हूँ, तो तुम पीछे आ जाओगे, क्योंकि उतना ही टाइम तुम CUET में दे दो या तुम JEE में दे दो या NEET में दे दो, तो वो तुम्हें आगे ले जाएगा बाकी बच्चों से। ठीक है, तुम बस मुझसे बात करो, हम मिलके, मुझे रिजल्ट चाहिए। ठीक है, मुझे फीस से मतलब ही नहीं, तुम फीस कितनी भी दो मुझे, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर तुम मेहनत करोगे, मैं मेहनत करूंगा और मुझे रिजल्ट ला के। ठीक है, समझ आई बात? तो तुम मुझे बताओ कि अगर तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है। For a first order reaction, show that time required for 99% completion is twice that of 90%. So T 99%. तो अब हमें पता चल चुका है कि हमें क्वेश्चन कैसे करना है। सर 10 टाइम्स आ रहा है। 10 टाइम्स आ रहा है। नहीं सर नहीं ट्वाइस ही आ रहा है। तुम पहले क्या करोगे, T 99% के लिए तुम्हें पता चल गया R, तुम बता सकते हो R will be equal to R0 minus 0.99 of R0, मतलब 99% रिएक्शन हो जाने के बाद R0 का 0.99 जो है वो यूज हो चुका होगा, राइट? तो it will become 0.01 of R0। देखो जब 99%, देखो एक चीज बताओ, 99% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो बनता है 0.99। कितना बनता है? अगर हम 50% को फ्रैक्शन में लिखते हैं तो कितना बनता है? 0.50। तो तुम्हें क्या करना है, जो भी परसेंटेज होता है उससे 2 पॉइंट आगे डॉट लगा देंगे। ठीक है, तो उससे 2 पॉइंट आगे डॉट लगा देंगे। अगर कोई कह रहा है 99% कंप्लीशन, तो दैट मींस 0.99 यूज हो चुका है। तो 0.99 यूज हो चुका है, तो बचा कितना है? 1%। 1% कितना होता है? 0.01। तो T 99% निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2.303 बाय K log R0 कितना है? R0 तो R0 ही रहेगा, डिवाइड बाय 0.01 ऑफ R0। 0.01 ऊपर जाके क्या बनेगा? 10। क्या बनेगा? 10। 100 बनेगा। क्या बनेगा? 100। और 2.303 बाय K log 10 to the power 2, log 10 to the power 2 will be 2. 2.303 by K into, right? अच्छा, ये चीज पैरेलली हम कर लेंगे T 90% के लिए। अब मैं डायरेक्ट भी सोच सकता हूँ 2.303 by K log of R0। डिपेंड करेगा सब्जेक्टिव पेपर में तुम लिख के कैसे आते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे ओरली किए जा सकते थे, और अगर तुमने उसको प्रेजेंट नहीं किया तो नंबर कट ही जाएगा। ठीक है, तो अपने भी नहीं, रिश्तेदारों के लिए। ठीक है, तो तुम्हें, मुझे पता है तुम्हें नॉलेज पूरी है कि भाई सेकंड ऑर्डर है तो 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, पर रिश्तेदारों को नहीं पता जो फोन करने वाले हैं घर पे कि बोर्ड के कितने नंबर है। उन्हें भी नहीं पता कि CUET के नंबर से कुछ होने वाला है। वो वही सोचेंगे कि बोर्ड में बच्चे के कितने नंबर आए। तो उनके लिए तुम प्रेजेंटेशन दे के आना। ठीक है, समझ आई बात? तुम बहुत समझदार हो, पर वो दिखाना भी है समझदारी। ठीक है, R0 बाय 0.1। हाँ, यहाँ पे आएगा 0.1, क्योंकि 90% में 0.1 बचेगा, 10 बचेगा। 10 कितना होता है? 0.1। कहाँ पे? ये इसको R0 से R0 कट गया था, और इसको हमने ऊपर किया तो 100 बन गया। ठीक है, R0 से R0 कट गया, बचा गया 2.303 बाय K log 10। log 10 तो 1 ही होता है। 2.303 बाय K इज इक्वल टू T 90%। इसको मैं इसी में डाल देता हूँ, तो बन जाएगा T 99% इज इक्वल टू T 90% इंटू 2। हेंस प्रूफ। ठीक है, समझ आया? अच्छा, Yes. जो So अगर 99.9% दिया होगा तो 0.999 होगा। हाँ, 0.999 होगा, और वो 3 टाइम्स आएगा उसका 90 का। 1000 में। हाँ, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। बिठा दूं? ठीक है, Yes sir. अब देखो डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। चल एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आज करके जाओ।
ये करके देखो 4.17 हो पाएगा 4.17 नंबर ले आना प्लीज अच्छे, ठीक है। CUET, ठीक है, इसमें नहीं तो बोर्ड में नहीं तो पर उसमें तो अच्छे नंबर लाने ही है। एडमिशन किसी अच्छी जगह लेके आना, ठीक है। मुझसे जो हेल्प चाहिए मैं दे दूंगा, मुझे अच्छे सिलेक्शंस चाहिए, ठीक है। करो कुछ फिजिक्स की तरह सॉल्व कर दो, मैं करो तो नहीं सर वो नहीं आता। बायो नहीं है, बायो सर वो खाली फोन लिख रहे हैं इसलिए इसलिए बायो घूम गए दिमाग में। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। एन की पावर लग जाएगी ना इसमें सर, वो कितना उससे कम हो गया हाफ लाइफ। हाँ पर वो फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं है ना, तो तुम्हें अपने एनसीईआरटी के किसी फॉर्मूले से सॉल्व करना। नंबर ऑफ हाफ लाइफ का कर रहा ना, कितनी हाफ लाइफ आ गई, हाफ लाइफ वो एन की पावर एन लगा तो फिजिक्स की तरह ही सॉल्व है। During nuclear explosion, one of the product is SR90 with a half life of 28.1. तो कुछ नहीं, जो लिखा है उस पे ध्यान दो। T half कितना गिवन है? T half is equal to 28.1 years. डरोगे तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, वो कह रहे हैं कि if 1 microgram, तो इनिशियल कंसेंट्रेशन होगी 1 microgram, 1 into 10 raised to 9, ठीक है। कभी कभी हमें ग्राम मोल पर लीटर की जगह उसको क्या लेना पड़ता है, ग्राम से भी कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, ठीक है। फॉर्मूले सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो अब इफ इट वाज एब्सॉर्ब्ड इन द बोन्स, हाउ मच ऑफ इट विल रिमेन आफ्टर 10 इयर्स। तो मैं बता रहा T 10 इयर्स में व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन। तो कोई बात नहीं, हमें पता है ये कौन सा फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर या जीरो ऑर्डर। जो रेडियो एक्टिव डिके है वो क्या फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर। क्या फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट कैसे पता लगेगा? क्योंकि रेडियो एक्टिव लिखा है ना, लिखा हाफ लाइफ है ना। हाफ लाइफ तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की होती है जो अनस्टेबल होते हैं, स्टेबल वाले तो डिग्रेड ही नहीं करते, है ना। तो T, और ये बात मैंने तभी बताई थी कल ही, जीरो ऑर्डर जो डिकम्पोजिशन ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट होती है वो जीरो ऑर्डर होती है, और जो रेडियो एक्टिव डिके होते हैं वो क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर। तो 60 इयर्स क्या चीज 60 years भी पहले एक 10 years सॉल्व कर लेंगे, 60 तुम कर लोगे। एज इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ का फॉर्मूला हमने याद किया, क्या है 0.693 by K। तो इससे K निकाल लो, K is equal to 0.693 by T half, कितना है 28.1। ठीक है, और सॉल्व करके इसकी वैल्यू आ जाएगी, K की यूनिट पर ईयर होगी यहाँ पे। अच्छा K आ गया, निकालो कितना है। फिर उसके बाद हमें निकालना है टाइम टेकन, नहीं हमें बताना है हाउ मच अमाउंट इज लेफ्ट आफ्टर, कितना है इसको सॉल्व कर 0.0246, ठीक है। K आ गया हमारे पास। K कैसे है ये समझ आया सबको। अब हम फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगा देंगे, और वो है T 10 साल दे रखा है, या K 0.025 ले लो, 0.025 is equal to 2.303 by K T। टाइम कितना है 10 years। लॉग R नॉट कितना है 10 to the minus 6, 10 to the minus 6
और फाइनल बताना है r। एंटी लॉग लगेगा इसमें पर हो जाएगा क्वेश्चन। ये हो जाएगा 0.25 डिवाइड बाय 2.3 इज इक्वल टू log ऑफ log r log 10 to the power minus 6 10 to the power minus 6 log a by b का फॉर्मूला लगाते हुए माइनस log ऑफ r, ठीक है। और ये हो गया log 10 to the power minus 6 हो गया minus 6 minus log r, ठीक है। ये 1/10 के करीब है वैसे तो, ठीक है। तो 0.25 को कट कर देते हैं तो ये बन जाएगा 2.3 जो 25 बाय 230 ना, डिवाइड करो कितना आएगा और उधर भेज देते हैं log 6 प्लस पॉइंट कितना बना दूँ उसे 1 पॉइंट समथिंग है ना। हमारा फाइनल आंसर पीछे बैक से करेगा 6 10 to the power 6 में कितना है 6 प्लस इसको डिवाइड करके कितना है 25 बाय 230 इज इक्वल टू माइनस लॉग। यहाँ तक समझ आया या नहीं आया? कहाँ से नहीं आया दोबारा बता दूंगा, बोलो। पहले हमने क्या किया, हमने टी हाफ का यूज किया, उससे के निकाल लिया, के को पुट किया इक्वेशन में तो आर निकलेगा और आर को सॉल्व करके आंसर निकलेगा कि कितना बचा उसकी जो। अच्छा तो माइनस उधर जाएगा। ये बताओ 23 कितना है 25 बाय 230 0.008 0.008 है, उसे हटा दूं 0.008 0.0086 इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। वही मैं सोच रहा हूँ। तो इसको 6 ये हो जाता है 6.0086 इज इक्वल टू, पर फिर अगर इसे निगलेक्ट कर देंगे हम उतना ही बचा रह जाएगा। देखते हैं क्योंकि आ जाएगा ये जो माइनस ऑफ लॉग सर 0.108 आ रहा है 0.108 log r is equal to minus 6.108 r is equal to anti-log of minus 6.108, ठीक है। एंटी-लॉग कैसे लेते हैं, इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा को अलग करते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक होता है आगे वाला, जैसे -6 -0.108 लिख सकता हूँ इसे मैं। अच्छा इसमें से इसको और नेगेटिव बना दो, पर ये क्या होना चाहिए मेंटिसा पॉजिटिव, मतलब आगे वाले नंबर को नेगेटिव बना दो, पीछे वाले को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो हो जाएगा -7 और 1 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा प्लस 0.92 2 9 और 8 है ना 0.892, ठीक है। तब ये क्या करा क्या चीज प्लस माइनस प्लस माइनस एंटी लॉग के बाद एंटी लॉग के बाद ये पूरा ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है इसको। ये सपोज अगर मेरा आ जाए, इसी को बता रहा हूँ, जैसे कि एंटी लॉग ऑफ कोई नेगेटिव चीज का एंटी लॉग निकालना तो वो निकलता नहीं, ठीक है, जब तक उसके पीछे कोई नंबर हो। तो इसमें दो चीजें होती हैं, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक, इसे क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और इसे बोलते हैं मेंटिसा, इसे क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। चाहे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, मेंटिसा शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव नहीं है उसे पॉजिटिव बनाना पड़ता है। पॉजिटिव बनाने के लिए हम -1 और +1 करें तो 0 हो जाता है, माइनस प्लस 1 दोनों ऐड करो तो 0 हो जाएगा। पर -1 में कैरेक्टरिस्टिक में कर देता हूँ और +1 में मेंटिसा। तो ये -7 + 0.892 करोगे तो आंसर तो वही आएगा,
तुम इसको करके देखो -7 + 0.892 इज इक्वल टू दिस ओनली -6.108, ठीक है। तो पर ये मेरा पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये मैं पूरा डिटेल में नेक्स्ट क्लास में समझा देता हूँ, एक क्लास और लग जाएगी पूरी, ठीक है। मुझे लग रहा है कि अभी फर्स्ट ऑर्डर रह गए और इसके काइनेटिक्स के क्वेश्चन रह गए, कल कंप्लीट करके परसों से ऑर्गेनिक, ठीक है। चलो बाय क्लास, ये रिपीट कर दूंगा मैं कुछ फिजिक्स की